एग्जाम्पल नंबर 13.8 करने लगे। मुश्किल से दिख रही है। एपिसाइक्लिक है, ए और बी इंटरनल गियर है, सी और डी कंपाउंड गियर है। मतलब क्या है, रेवोल्यूशन ऑफ सी बराबर होगा रेवोल्यूशन ऑफ डी। हम इनको एक ही गियर काइंड ऑफ कंसिडर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन। रोटेट इंडिपेंडेंटली अबाउट एक्सिस ओ, द व्हील्स ई एंड एफ रोटेट ऑन पिंस। सही है भाई। और क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ऑल द व्हील्स हैव द सेम मॉड्यूल एंड द नंबर ऑफ टीथ्स आर सी डी ई एफ के नंबर ऑफ टीथ दे दिए, बाकी निकाल लेंगे। स्केच द अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन ए बी इफ द आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम। अरेंजमेंट क्या मतलब, ये भी करना पड़ेगा खुद। फाइंड द नंबर ऑफ टीथ इफ द आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम क्लॉकवाइज एंड ए इज फिक्स्ड। फाइंड द स्पीड ऑफ बी। तो आपके पास यहाँ पर क्या दिया है शुरू में कि आर्म जी मेक कर रहा है और ए इज फिक्स। तो ए के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो जब आप टेबल बनाओगे सबसे पहले आर्म तो लिखते ही लिखते हैं, उसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ए लिख देना, क्योंकि आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ए की गिवन है। उससे क्या होगा, जो एक्स प्लस वाई बनेगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो इफ द आर्म जी मेक्स, अगली कंडीशन है 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, व्हेन द व्हील मेक्स काउंटर क्लॉकवाइज फाइंड द स्पीड। इस तरह का सवाल पूछा हुआ है, तो टेबल नेगेटिव में नहीं बनाया हुआ इन लोगों ने, सही, अच्छी बात है। पहली कंडीशन के मुताबिक क्या करोगे, सबसे पहले मैं बोला हुआ है इसको समझना होता है सबसे पहले, तो बल्कि हमने सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन चीज़ क्या चल रही है, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ए से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ए को पहले घुमा रहे हैं, मसला नहीं है। आपने डी को घुमाना है, आप डी से कर लो स्टार्ट, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको ए की वो गिवन है, डिस्क्रिप्शन गिवन है, डी की नहीं गिवन, तो आप टेबल में सबसे पहले ए लिखोगे और आप ए से घुमाना स्टार्ट करोगे। ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चलेगा आपको कि पहले टेबल में किसको रखना है। जैसे टेबल है ना आपका, सबसे पहले टेबल में आपने ए को रखा है और फिर वो जिसको घुमा रहा है आपने एंड तक लेके आए हो। तो आपने यहाँ पर डी को भी रख सकते हो, सन गियर भी रख सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, उससे जो आपका एक्स प्लस वाई बनेगा ना एंड पे, वो आप ले नहीं सकते भाई, क्योंकि डी के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। ए आपका तकरीबन यहाँ आएगा और ये वाला सिस्टम ए के बराबर होगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। तो जो आपको सवाल में डिस्क्रिप्शन जिस चीज़ की सबसे पहले मैंने आप टेबल में सबसे पहले उसको रख देना। तो यहाँ पर हम देखना शुरू करेंगे कि ए को आपने कैसे घुमाया। आर्म ए फिक्स है पहले, लेकिन ए के बारे में डिस्क्रिप्शन है, एक्स प्लस वाई 0 हो जाएगा। लेट से कि हम ए को घुमाएंगे अब। तो ए किसको घुमा रहे हैं, ए को मैंने यहाँ पर घुमाया, इंटरनली मैश हो रहा है उसके साथ ई। तो ए को घुमाऊंगा तो ई भी घूमेगा। तो ए घुमा रहा है, ए घुमा रहा है मेरा ई को। उसके बाद अगर हम बात करें, ई घुमा रहा है मेरा, एक्सटर्नली मैश हो रहा है इस वाले गियर के साथ, इस गियर का नाम है सी। तो ई मेरा घुमा रहा है सी को, माइनस लिख देता हूँ क्योंकि वो एक्सटर्नली मैश हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और मुझे पता है मेरा सी और डी कंपाउंड है, तो मेरा सी बराबर है किसके, सी बराबर है डी के। ये दोनों सेम है, एक ही लाइन में लिख दिया मैंने। ठीक है। और मेरा फिर डी किसको घुमा रहा है, मेरा डी जो है मेरा डी घुमा रहा है एफ को। मेरा ये यूं घूम रहा है, ये यूं घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, उसकी वजह से मेरा डी भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और डी यहाँ पर जब टच करेगा इसको, तो ये इसको एक्सटर्नली मैश करके इस तरह क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो साइन चेंज हो गई। साइन चेंज होने में हम यहाँ माइनस लिख दिया, सी घुमा रहा है एफ को, और एफ आपका किसको घुमा रहा है, एफ आपका इसको इंटरनली मैश हो रहा है बी के साथ, और इसको बी को घुमाएगा। तो ये आपके पास जो चार्ट बनाओगे, चार्ट आपके पास बनना नहीं यार, ये आपको बनना चाहिए ए ई सी एफ बी। एक मिनट, डी घुमा रहे हैं ना, डी आपका घुमा रहा है एफ को, तो एक मिनट, ऐसे नहीं बनना चाहिए। डी आपका घुमा रहा है एफ को और एफ आपका किसको घुमा रहा है, बी को, इस तरह से बनना चाहिए। ऑलराइट, ऑलराइट, ए ई सी डी एफ बी। तो ये आपके पास टेबल इस तरह बनना चाहिए, ए बनना चलना, फिर बोले मैंने, ए ई सी डी एफ बी। सही है। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपने टेबल बना लिया, आर्म को फिक्स कर दिया, ए को 1 रेवोल्यूशन दिया। ए को 1 रेवोल्यूशन दोगे तो हमें यहाँ पर पता है कि ए को अगर मैंने 1 रेवोल्यूशन दिया तो ए को घुमा रहा है, ई घुमा रहा है, ई को घुमा रहा है ए, तो टी ए अपॉन टी ई हो जाएगा आपके पास, क्योंकि इंटरनली में से साइन चेंज नहीं होगा, खत्म हो गया। ए ई पे, ई आपका घुमा रहा है डी को, तो डी पे आ जाओ, डी घुम रहा है, ए घुमा रहा है ई को, फिर आपके पास आएगा कि ई घुमा रहा है किसको, ई घुमा रहा है सी को, जो कि साइन चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। ई घुमा रहा है सी को, साइन चेंज हो जाएगा। फिर एफ की बात करें तो एफ किसको, एफ से एफ का क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पर, ये रहा कि डी आपका घुमा रहा है एफ को,
तो सबसे पहले तो आप पहले पीछे से लंबी करते हुए आओगे। ए घुमा रहा है ई को, ई घुमा रहा है सी को इन द फॉर्म नेगेटिव, और फिर सी और डी क्योंकि कंपाउंड है तो वो सेम रेवोल्यूशन होंगे, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, डी घुमा रहा है एफ को, क्योंकि एक्सटर्नली मैश है तो एक और नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। जो कट रहा है काट दो, जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली फॉर्म में इस तरह से चीज़ बन जाएगी। उसके बाद हम बी पे बात करेंगे। बी का क्या हो रहा है, बी की ट्रेन क्या चलती हुई आ रही है, ए घुमाएगा ई को, ई घुमाएगा डी को, डी और सी बराबर है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो सी घुमाएगा एफ को और एफ घुमाएगा ई को, इंटरनली मैश है तो बस वही दो साइड चेंज होंगे जो पहले हो रहे थे वो आपने लिख दिया इस तरह। ट्रेन अपनी ट्रेन के बाद जो कट रहा था काट दिया, जो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो रहा था वो हो गया। उसके बाद ये वन रेवोल्यूशन के लिए था, अब आपने लिखना है एक्स रेवोल्यूशन के लिए, मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दो तो आपके पास ये सिंपल फॉर्म में आ गई। अब आपने हर चीज़ को फिक्स कर दिया, यहाँ पर ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, कुछ भी मैश अपने एक्सेस पे नहीं घूम सकता। ये आपके पास आर्म है, आर्म को यहाँ से आपने पकड़ा है हाथ से और एक रेवोल्यूशन दे दिया। एक रेवोल्यूशन दे दोगे आर्म को तो हर चीज़ एक रेवोल्यूशन कर लेगी। अगर आप आर्म को वाई रेवोल्यूशन दोगे कि आपको पता नहीं है, अभी आप वैल्यू डालोगे, आपने 10 करनी है 100 करनी है, तो आप यहाँ पे सबके लिए वाई रेवोल्यूशन लिख दोगे। टोटल के लिए आप अपनी एक्स और वाई प्लस कर दोगे। ये तो आपने सिर्फ इसलिए वन इसलिए लिखते हैं ताकि कटिंग वटिंग करके थोड़ा ईजी बन जाए आपके पास, ठीक है। मेन आपके पास एक्स और वाई रेवोल्यूशन, आपने दोनों को ऐड कर दिया तो ए की रेवोल्यूशन आ गई, आर्म की स्पीड आ गई, ई की स्पीड आ गई, सबकी स्पीड्स आ गई। सवाल में आपको गिवन है पहला केस है, पहला केस आपको गिवन है कि आपने आर्म को 100 रेवोल्यूशन दे दिया क्लॉकवाइज, तो बाकी चीज़ें पता करें। आर्म आपके पास क्या है, आर्म आपके पास है वाई, तो वाई आपने कितना दे दिया, सॉरी ये रहा आर्म, वाई आपने दे दिया 100 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो वाई 100 के बराबर हो गया, ठीक है। और ए आपका फिक्स है तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आर्म क्योंकि 100 है तो एक्स बराबर हो गया -100 के, जस्ट लाइक इट हैज़ बीन सॉल्व्ड ओवर हेयर। वाई आपके पास आ गया, एक्स -100 आ गया, तो आपके पास एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज आ गई। एक्स और वाई की बस वैल्यू आप पुट करते रहो, सारे आंसर आ जाएंगे, खत्म। ऐसे नहीं खत्म हो गया, ऐसे खत्म हो गया फ्री में। आपको नंबर ऑफ टीथ ही नहीं गिवन सारे, आपको कोई 4 नंबर ऑफ टीथ दी हुई है, आपके पास यहाँ पर गियर तकरीबन 6 लगे हुए हैं। नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए हम जाते हैं रेडियस और डिस्टेंस वाले इस पे, ये हमेशा करना होगा आपको। तो यहाँ पर आ जाओ, हम लोग रेडियस देख लेते हैं जल्दी से कि किस किस तरह से बन सकते हैं। रेडियस निकालने के बहुत आसान तरीके हैं। जो भी आपका रिंग गियर होता है मैक्सिमम गियर, उसको उसको पहले लिख दो और फिर जो भी उसके बराबर रेडियस बने वहाँ से आप अपना रिलेशन बना लो रेडियस का। तो हम यहाँ पर चलते हैं, इसको एक मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ। सबसे पहले मेरा रिंग गियर है ए, तो मैं लिखूंगा मेरा रेडियस ऑफ ए बराबर है किसके, मेरा रेडियस ऑफ ए मतलब मेरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस। अगर तो मैं अगर तो मैं ये मेरा क्या है, ये मेरा है ई। अगर तो मैं डायमीटर ऑफ ई, मेरा ए रेडियस मतलब ये पूरा रेडियस चाहिए, तो अगर मैं ई का डायमीटर जो कि मेरा ये वाला पूरा डिस्टेंस है प्लस, इसमें मैं प्लस करूं अपना गियर मेरा जो सी है, गियर सी का रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो मेरे पास प्लस रेडियस ऑफ गियर सी, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ए का रेडियस आ जाएगा। अब सिंपल है, इस सबको डायमीटर की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं रेडियस को हम लिखते हैं d/2, तो ये मेरे पास आ गया d/2 इज इक्वल टू, ये तो पहले से डायमीटर लिखा हुआ है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ d/2 मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय जब 2 करूंगा तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। डायमीटर के बजाय हम t रख सकते हैं, नंबर ऑफ टीथ, क्यों, क्योंकि डायमीटर बराबर होता है मॉड्यूल इंटू टी। मॉड्यूल सबका सेम है, सवाल में बोला हुआ है कट जाएगा, नहीं भी बोला होगा तो मॉड्यूल सेम होता है, ये कट जाएगा। कटने के बाद यू कैन इजीली राइट टी ए इज इक्वल टू 2 TE प्लस 2 TC। एंड आपको यहाँ पर सवाल में जो नंबर ऑफ टीथ है वो सी के भी गिवन है, डी के भी गिवन है, ई के भी गिवन है, एफ के भी गिवन है, ई के गिवन है, सी के गिवन है, यू कैन इजीली हैव द ए। सेम काम हुआ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग रिलेशन लगाएंगे अगले वाले जो आपका रिंग गियर है उसके लिए। अगला रिंग गियर आपके पास है यहाँ पर, यहाँ से लेके डिस्टेंस यहाँ तक जो कि आपके पास गियर है बी, तो आप कह सकते हो मेरा रेडियस ऑफ बी जो है वो बराबर है किसके। अब आप यहाँ पे थोड़ा अपना एनालिसिस करोगे कि अब आपको जो डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो सिंपल दिख रहा है कि अगर मैं एफ का डायमीटर, अगर मैं डायमीटर ऑफ एफ में प्लस कर दूं, ये मेरा एफ का डायमीटर है और ये वाला मेरा किसका रेडियस हो गया, छोटा वाला गियर डी का, रेडियस ऑफ गियर डी, रेडियस ऑफ गियर डी, ये आपके पास बस आ गया सिंपल। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको डायमीटर के फॉर्म में करोगे। डायमीटर के फॉर्म में करने में जब नंबर ऑफ टीथ की फॉर्म में करेंगे तो आपके पास बनेगा 2b इज इक्वल टू 2TC प्लस TD, सेम मेथड में, तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा TB इज इक्वल टू TD
टी बी इज इक्वल टू टी डी प्लस टू टी सी प्लस टू टी सी ई ई क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? टी बी, ये आपके पास गियर भी है, तो टी बी इज इक्वल टू आपका ये वाला जो कि है टी एफ, क्या ये मैंने यहाँ सी क्यों लिख दिया, एफ है ना यहाँ पे, टी एफ, तो टी एफ प्लस छोटा वाला डायमीटर जो कि डी है आपके पास, तो टी डी आना चाहिए ना यहाँ पे। ई, अच्छा ई और इसका सेम है, ई भी, अरे यार अजीब, नहीं, हाँ सही लिखा है ना, ई और एफ एक दूसरे के बराबर है, तो आर बी इज इक्वल टू आर डी प्लस टू आर ई या टू आर एफ, तो आर बी इज इक्वल टू आर डी, ये हो गया आर डी प्लस टू आर एफ या टू आर ई, तो आप एफ और ई क्योंकि बराबर है तो आप इसको लिख सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ टीथ उनके दोनों के बराबर है। यार ये वो हो गया ऐसे ही, बहुत आसान चीज़ है, मैंने सही कर रहे थे हम लोग। यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए, नंबर ऑफ टीथ ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब बाकी की वैल्यूज डालोगे तो हर चीज़ आ गया आपके पास। उसके बाद हमें सवाल में क्या क्या गिवन था, हमें सवाल में गिवन था कि रेवोल्यूशन, हमने वाई निकाल लिया था, हमने एक्स निकाल लिया था, और हमें पता है सवाल में कि कि अपने रेवोल्यूशन ऑफ बी निकालनी है जब आपका रेवोल्यूशन ऑफ ए 0 होगा। तो यहाँ पर आ जाओ, आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई। या जो टेबल में आपके पास बी वाला था, ये बी ये था, सही है, आपने ये बराबर होता है किसके, एन बी के, क्योंकि ये जो बी लिखा है ना ये सारे रेवोल्यूशन होते हैं। अब आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी पता है, आपको यहाँ पर वाई की वैल्यू पता है, और चार नंबर ऑफ टीथ पता है, आराम से वैल्यू प्लग इन करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगले केस की अगर हम बात करें, अगले केस में आपको कह रहे हैं कि, अगले केस में कह रहे हैं इफ आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम, मतलब पहली वाली कंडीशन ही है, सही है भाई, तो वाई आपका 100 होगा और एक्स वहां जाके वापस -100 हो गया। कह रहे हैं क्लॉकवाइज एंड व्हील ए मेक्स 10 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज। एक मिनट, एक्स यहाँ पे आपका -100 हो, क्योंकि आप यहाँ पे आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन दे दिया कि जो आपका ए है, ए हमारा आ रहा था x+5, वो अब 0 के बराबर नहीं है, वो अब पूरा -10 के बराबर। -10 क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ व्हील बी, वापस व्हील बी की आपने स्पीड मालूम करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई आपके पास 100 है, वापस आर्म आपके पास 100 है, लेकिन जो ए है आपके पास यहाँ पे टेबल में देखो, ए की स्पीड क्या है, x+5, वो अब 0 नहीं है, वो अब -10 है। -10 इसलिए क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होती तो हम इसको 10 लिख देते, तो यहाँ पे -10 लिख दिया, ठीक है। वाई वहाँ ले गए, आपके पास x -110 आ गया, और बी में आपने x और y की वैल्यू वापस डाली, आपके पास आंसर आ गया। वेरी सिंपल थिंग मैन।